ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कुछ कमजोर हिस्सा था, वीक, जो पूरे मतलब चट्टान का ये कमजोर, बहुत बड़ी चट्टान है, धरती का हिस्सा है ऊपर, स्थल का चट्टान, ये जो हिस्सा है जो कमजोर हिस्सा है थोड़ा सा। तो क्या होता है ना, कहीं अगर ये मान लीजिए इस तरफ से दबाव लग रहा है इसको, ठीक है, या तो इस तरह से फोर्स बल लगता है इस पे, या इस तरह से बल लगता है, ठीक है। चट्टान में या तो एक दूसरे को दबा रहे हैं, या खिंचाव वाला बल होता है, ठीक है। चट्टानों में या तो दबाव वाला बल होगा, या खिंचाव वाला बल होगा, खिंचाव, ठीक है, ये दोनों बल लगते हैं। तो अगर ये वीक जोन है तो क्या होता है, कभी कभी ये चीज ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ये ऊपर उठ गया दोनों, ठीक है। तो हो कैसे जाता है इसके बाद, अगर ये ऊपर उठ जाता है तो ये हो जाएगा ऐसे, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर उठ गया है हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया है, तो ये क्या हो गया आपका, गार्बेन बन गया। यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको बोलते हैं, नहीं नहीं, हिंदी में बोलते हैं द्रोणिका, द्रोणिका, ठीक है, हिंदी में द्रोणिका बन गया ये। और ये बन गया उत्तखंड बन गया। और दूसरा तरीका, अगर ये इधर की तरफ खींच रहा है इसको, तो ये नीचे की तरफ अगर गिर गया, मान लीजिए अगर ये दोनों हिस्सा नीचे की तरफ गिर गया, ये ऐसे नहीं गिर जाता कि कहीं से, तो कुछ धरती के अंदर कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं जिस कारण नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होगा, ऐसे नीचे आ जाएगा और ये हिस्सा ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है ऊपर ही रह गया, देखिए ये इस तरह से बन गया पर्वत, ठीक है, ये पर्वत इस तरह से बन गया, ये पर्वत हो गया। तो ये द्रोणिका हो गया, सॉरी ये उत्खंड रह गया, ये द्रोणिका, दोनों रह गए। ये आपको पठार की तरह लगेगा, दिखाई देगा, ठीक है ना, ठीक है जी। तो ये दो तरीके से बनता है, किस तरह का, भ्रंशोत पर्वत जो होता है, या फॉल्ट कहते हैं इसको, भ्रंशोत। यूरोप की राइन घाटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, अगर वर्ल्ड मैप में अगर देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट जगह है, राइन, राइन घाटी, राइन घाटी, राइन नदी में से राइन नदी होकर निकलती है। ये राइन घाटी जर्मनी में है। अगर मैप में दिखाऊं इसको, तो मैंने मैप पहले से डाउनलोड किया था एक छोटा सा, पता नहीं कहाँ चला गया, ये रहा, सॉरी, ये मैप है। तो अगर इसमें देखोगे आप, तो राइन जो है वो इधर है, ये रहा आपका, ये रशिया है ना, रशिया, ये यूराल है, ये आपका राइन है, इसमें दिखाई दे रहा है, ये जर्मनी है यहाँ से। ये जो नदी है ये राइन नदी है, ठीक है। ध्यान, इसमें ध्यान, पता नहीं लग रहा है, यहीं आसपास है कहीं पे, ठीक है, राइन घाटी जर्मनी में है, ठीक है। आप बड़े मैप में देखोगे जर्मनी, जर्मनी रशिया में है, नहीं जर्मनी नहीं, रशिया जर्मनी में। रशिया में नहीं है, ये फिजिकल मैप है, इसमें बाउंड्री नहीं दी गई पॉलिटिकल की तरह, ठीक है। ये फिजिकल मैप है, तो इसमें बाउंड्री नहीं दी गई है। तो जर्मनी इस जगह पे है, रशिया के बॉर्डर पे है, ठीक है, रशिया पोलैंड इधर इधर इस तरफ जर्मनी है, ठीक है। यहाँ कौन पे से महाद्वीप में, मतलब इधर तो क्या, एशिया हो गया, एशिया यूरोप में है जर्मनी, जर्मनी यूरोप में। यूरोप में है, ठीक है, जर्मनी यूरोप में है। आप इसमें बहुत बहुत, सारे कंट्री है, कंट्री भी याद करना इतना। हाँ तो वो तो आपको करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो राइन जो है, राइन याद करना, जर्मनी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है, ठीक है। राइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है, राइन नदी के इसमें से होके बहती है, ये जर्मनी में है, ठीक है, यूरोप में पड़ता है। तो ये भी राइन जो है, ये एक भ्रंशोत पर्वत है, इसी तरह बना है। और जब ये नीचे गिर गया तो इसमें से जो नदी बह रही है उसको राइन नदी कहा गया, ठीक है, इसमें से नदी निकलने लग जाती है। तो दूसरा है वासेज पर्वत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखो और समझो कहाँ पे है, ठीक है। फिर तीसरा तरह का आता है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। जब कोई ज्वालामुखी बनता है तो वो एक तरह से पर्वत ही बन जाता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में। आप कहाँ पे मिलेगा आपको मैप में, जैसे कि अफ्रीका का अगर मैप ये है, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है अगर,
तो आपको माउंट किलिमंजारो इधर मिलेगा, केनिया में। केनिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखना, आपको यहाँ पे माउंट किलिमंजारो मिलेगा। ये एक ऐसा पर्वत है जो कि आपका विषुवत वृत्त पे है। ठीक है, तो यहाँ गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे ऊंचाई पे ना आपको बर्फ दिखाई देगी। मतलब ऐसा पर्वत जहाँ पे आपको भूमध्य रेखा पे भी बर्फ मिल जाएगी ऊंचाई पे। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये यहाँ पे जो माउंट किलिमंजारो है, ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ ऊपर बर्फ दिखाई देगी, यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो भूमध्य रेखा पे अफ्रीका मतलब नीचे, मतलब कि दक्षिणी भाग में पूरी तरह अफ्रीका नीचे है ना, जैसे कि अमेरिका है उत्तरी और दक्षिणी बांटा हुआ है ना, बढ़ गया है। अफ्रीका हम्म। पूरा का पूरा नीचे में ही है। नहीं जी, कैसे? कल पढ़े नहीं थे क्या? अफ्रीका अफ्रीका। हाँ, नहीं, अफ्रीका अफ्रीका ऊपर दक्षिण ही। में कैसे हो गया? ऊपर मैंने कहा था अफ्रीका ही ऊपर एक ऐसी कंट्री है। नॉर्थ। अफ्रीका ही ऐसी तीनों अफ्रीका ऐसी तीनों कंट्री है जो तीनों में है। है। अफ्रीका ऐसी कंट्री जो तीनों में है। कैसे कह रहे हो कि सिर्फ दक्षिण में है? ये आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, तो यहाँ से आपका ऐसे है, ये तीनों में है ये कंट्री। ये महाद्वीप तीनों में, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका एक देश है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश है, ये महाद्वीप नहीं है। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका देश का नाम है, लेकिन ये हाँ हाँ, तो अफ्रीका हम महाद्वीप है। देश का ही बात कर रहे नहीं थे। नहीं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे आपका किलिमंजारो है। ठीक है, इस जगह पे ये एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे ऊंचाई पे बर्फ जमी है। और बर्फ आपको यहाँ, मतलब भूमध्य रेखा पे भी आपको बर्फ मिल जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका में ही होगा। हाँ जी, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कई देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं, तो 55 नाम आपको कम से कम 1-2 बार पढ़े होने चाहिए। मेजर मेजर आपको नहीं ऐसा एग्जैक्टली नहीं लोकेशन पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पढ़ा होना चाहिए। महाद्वीप। हाँ, कौन से महाद्वीप में कौन सा तो कंट्री है। हाँ, तो ये पूछ ले कि भाई ये महाद्वीप, ये कंट्री कहाँ है, तो इतना तो कम आइडिया होगा कि अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ है ये याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, जैसे आप इसका पढ़ोगे, इस भूमध्य रेखा पर कितने देश है, ये तो पढ़ोगे ही। तो यहाँ पे 5-6 देश हाँ, आ जाएंगे, तो ये याद हो जाएगा। कर्क रेखा पर 2-3 देश याद हो जाएंगे, 4-5 देश याद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे रिवाइज होते रहेगा तो आते रहेगा, कंट्री मकर तो रेखा पे हमेशा आते रहेगा। है ना, तो ये आप इस पे से रिवाइज करोगे। तो उसके बाद क्या है पर्वत फिर से जापान का फ्यूजियामा पर्वत। जापान का फ्यूजियामा पर्वत भी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी बनता है, तो एक पर्वत की तरह ही बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये देखिए, मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए स्थल का, पृथ्वी का हिस्सा है बड़ा भाग, यहाँ कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यहाँ से ज्वालामुखी लावा जो है, जब तक धरती के अंदर जो रहेगा, जो गर्म पदार्थ धरती के अंदर रहेगा, उसको बोलते हैं मैग्मा। और जब धरती की सतह से ऊपर आ गया तो उसको बोलते हैं हम लावा। लावा। ठीक है, मान लीजिए लावा यहाँ से निकल गया, कहीं से विस्फोट हुआ, फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया विस्फोट, फिर कुछ ये जम जाएगा, यहाँ पे सख्त हो जाएगा, फिर कुछ साल बाद फिर विस्फोट हुआ, फिर कुछ साल बाद, ऐसे करते 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 ये हो जाता है, ऐसे पर्वत बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये पर्वत बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसके सर दर्द हो रहा बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होता है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको याद करना हो, कई मेजर मेजर जो मेन मेन ज्वालामुखी है वो याद करने पड़ेंगे। भारत का एकमात्र, भारत में कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन अभी जो एक्टिव है वो एक ही ज्वालामुखी है। ठीक है, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्या तो नाम था उसका। अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी हमारे यहाँ भारत में, उस एकमात्र भारत का एक्टिव ज्वालामुखी है। उसका नाम क्या था, स्किप हो गया दिमाग से। ठीक है ना, अरे कोई बात नहीं। मैसेज मेरा यहाँ कैसे आ जा रहा बार बार, तो बंद कर रखा था, ऑफ कर रखा था। ये इसने मैप भेजा है दीपा ने, ये देखो, ये उल्टा मैप भेजी है। ये रहा। ठीक है, तो देखो केनिया ये रहा, अरे हाँ, केनिया, सोमालिया, ये बीच में से विषुवत वृत्त रेखे जा रही है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से जा रही है रेखा,
ये भूमध्य रेखा है, केनिया से होके युगांडा, ये कॉन्गो है, ये दो कॉन्गो है, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये लोकतांत्रिक लिखा हुआ है इसके नाम के आगे, लेकिन ये ही नॉर्थ कोरिया की तरह ये भी लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्गो है एक देश, फिर ये है गैबॉन, फिर बाहर निकल गया, ठीक है। तो आपका जो किलिमंजारो है इस जगह पे है, ये ठीक है। कैसा मैप है? ये तो कुछ बीच में मतलब अलग नहीं किया गया है। क्या चीज? कोई बात नहीं। ये बड़ा करके जूम करके खींचा हुआ फोटो है, ठीक है। उसके बाद हाँ, हम देखेंगे पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत एक बार लाभदायक पर्वत और पठार का एक बार बस डिफरेंस बता दीजिए, आ रहा दोनों है, में क्या आ रहा अंतर है, है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आगे आएगा ना, पठार भी तो आगे आएगा। ठीक। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। जितने भी आपकी जैसे भारत में जितनी नदियां हैं, लगभग गंगा, यमुना, सतलुज, इंडस, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सब कहाँ कहाँ से बर्फ मिलता है सबको? हिमालय से। हिमालय से बर्फ मिलता है। तो वो जल के संग्रहार हैं, सारे जो लगभग पर्वत हैं, वो जल वहां पे संग्रहित रहता है बर्फ बन के। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से ही है, हिमानियों से ही होता है, हिमानियों में ही होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों का जल उपयोग का जो उपयोग होता है सिंचाई के लिए, पन बिजली यानी डैम बिजली से सॉरी पानी से बिजली बनाने के लिए उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। इन वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है, वहां जाते हैं और घूमते हैं। वे पर्वतों की यात्रा और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के खेल जो होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग करना, हैंड ग्लाइडिंग करना, रिवर राफ्टिंग करना, स्कीइंग करना, ये सब वहाँ पे पर्वतों में ही होते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थान बता सकते हैं जहाँ पे ये खेले जाते हैं? तो हमने रिवर राफ्टिंग हमने किया था ऋषिकेश में, ठीक है। ऋषिकेश आप जाओगे आप तो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है गंगा नदी में, या फिर आप ऊपर जाओगे, कौन सी, ब्यास रिवर में जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे ब्यास रिवर में, तो वहाँ भी रिवर राफ्टिंग होती है। तो ये सब खेल खेले जाते हैं। और जैसे कि स्कीइंग होती है, स्कीइंग जैसे आप गुलमर्ग चल जाओ, वहाँ पे कश्मीर में, हिमालय में गुलमर्ग एरिया में स्कीइंग होती है। तो ये सब वहाँ होता है पर्वतों में। ये देखिए ज्वालामुखी पर्वत का हिस्सा दिखा दिया। ज्वालामुखी पर्वत किस तरह से बनता है, अंदर मैग्मा है ये, ठीक है। जब तक अंदर रहेगा उसको मैग्मा बोलेंगे, और जब वो बाहर निकल गया तो लावा हो गया, विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। फिर ये धीरे देखो, पहले इतना था, ये एरिया था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये कई साल बाद फटा, फिर कई साल, तो धीरे धीरे पर्वत की तरह बन जाता है। यहाँ लावा लिखा हुआ है, लावा। और छोटे छोटे उसको बम बोलते हैं, जो छोटे कण होते हैं उसको बम बोलते हैं। ठीक है। अब है पठार, आ गया ना पठार। इस खेल का नाम बताओ, तो ये स्कीइंग है। पठार जो है, स्केटिंग। स्कीइंग, स्केटिंग अलग होती है, स्कीइंग है ये। अच्छा। स्केटिंग आप पैरों में वो जो चप्पो क्या कहते हैं वो पहनते, पहिए वाला होता है ना, वो पहन हाँ के करते हैं, उसको स्केटिंग बोलते हैं। वो बर्फ पे नहीं करते, वो हाँ बहुत, या तो बहुत समतल जमीन होती है, रोड टाइप, उस पे करते हैं स्केटिंग। दो तरह की होती है, आइस स्केटिंग होती है, वो बर्फ पे हाँ हाँ करते हैं, हाँ नॉर्मल स्केटिंग वैसे हाँ करते हाँ। हैं। पठार क्या है? पठार उठी हुई सपाट भूमि है। देखो, उठी हुई एवं सपाट भी है, उठी भी है और सपाट भी है। पर्वत क्या है? पर्वत उठी और सपाट नहीं है। पर्वत क्या है? तिकोना कोन बनता है, ठीक है, शंक्वाकार बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे बनता है? ऐसे बनता है। पठार जो बनता है ऐसे होता है, उठा हुआ रहेगा और समतल सपाट रहेगा। यह आसपास के क्षेत्र, पहाड़ जैसा लग रहा है। कौन सा ये? पठार हाँ, तो पठार का आपने मैप देखो शंकु ना। टाइप का जो बनता है पर्वत होता है ना, हाँ जी, शंकु जो है हाँ पर्वत जी, हाँ कहते हैं। जी, हाँ जी, तो मैंने उस वही तो बताया। ये देखो, ये रहा पठार आपका, ये पर्वत है ये वाला। अच्छा हाँ इसमें आप देखोगे तो हाँ ये पर्वत है, ठीक हाँ है, और ये पठार है। तो पठार जो है ये देखो ऊंचा उठा हुआ है ना, यहाँ से, ये ये जमीन हाँ। है, ये मैदान से उठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये इतना, इस ऊपर की जमीन समतल है पूरी, ठीक है, ऊपर समतल है इसका, लेकिन नीचे से उठा अच्छा, हुआ है, ठीक है, सपाट है ये ऐसे है, ऐसे सपाट। अब पर्वत कैसे होता है? ऐसे, ठीक है, शंकु। पर्वत,
पर्वत निचला शंक्वाकार, भाग उसका। हाँ पर्वत हाँ। शंक्वाकार या गोलाकार होगा, लेकिन पठार समतल है, सपाट है ऊपर से, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो इसके बाद कहाँ थे हम, सपाट होता है और आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है। इसका ऊपरी भाग मेज यानी टेबल के समान होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश में इसको कभी कभी टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। किसी पठार का एक से किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी ढाल खड़ी होती है। एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, मान लीजिए ये पठार ऐसे था, फिर ये पीछे की तरफ भी ढाल है, इसकी इधर भी ढाल है, पूरा इधर भी ढाल है, इस तरह से कई तरफ ढाल है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है, ठीक है। जैसे कि एक है दक्कन का पठार, ठीक है, और दूसरा का है हम क्या बोलते हैं उसको, लद्दाख का पठार, ठीक है। तो लद्दाख का पठार तो काफी ज्यादा ऊंचा है, और दक्कन का पठार उतना ऊंचा नहीं है। तो कई बहुत कम ऊंचे होते हैं, कई बहुत ऊंचे होते हैं। ये तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत का पठार है। ये कई पर्वतों से भी ऊंचा है, कई बार तो ये कुछ दुनिया के कई पर्वतों से तिब्बत का पठार ही ऊंचा है। लेकिन इसको पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर जो जमीन है वो समतल है, सपाट है ऐसे, ठीक है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं, कुछ अभी बने हैं, कुछ बहुत पहले से बने हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए नीचे दक्कन का पठार की तरह एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे छोटा नागपुर या दक्कन का पठार इस तरह से होता है, ठीक है। भारत में दक्कन पठार जो है पुराने पठारों में से एक है, सबसे पुराना पठार है दक्कन का और छोटा नागपुर का, ठीक है। तिब्बत का पठार नया है, दक्कन और छोटा नागपुर का पठार पुराने हैं। केनिया, तंजानिया, युगांडा के पूर्वी अफ्रीका पठार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊपर है, ठीक है। पठार अब उपयोगी भी होते हैं, क्योंकि उनमें खनिज की प्रचुरता होती है। जैसे छोटा नागपुर का पठार देखो, तो उसमें सबसे ज्यादा खनिज तो भारत का वही है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार, सबसे ज्यादा खनिज तो वही है भारत में। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन जो हैं वो पठारी क्षेत्रों में किए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर का पठार किसके लिए है, लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद करना, हाँ, छोटा नागपुर बोलते हैं ना पठार को। झारखंड इस छोटा नागपुर बड़ा हिस्सा हो गया पठार का, झारखंड इस पे छोटा सा राज्य हो गया। इधर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सब छोटा नागपुर के हिस्से हैं, ठीक है। जैसे अगर दक्कन का पठार बोलो, दक्कन में महाराष्ट्र भी आ जाता है, गुजरात भी आ जाता है, कर्नाटक भी आ जाता है, ठीक है। ये सब दक्कन के पठार के हिस्से हैं। बिहार नहीं आता है हमारा, जहाँ वही पूछ रहे हैं। क्या चीज बाकी तो बहुत नागपुर का पठार हमारा बिहार नहीं आता ना। आता है जी, क्यों नहीं आता है। मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ियां कहाँ किसका हिस्सा है, खड़गपुर हाँ की हाँ। पहाड़ियां, छोटा जो रोहतास और कैमूर के जो पठार हैं वो सब छोटा नागपुर के हिस्से हैं, अच्छा। हाँ। ठीक है। जो साउथ बिहार है आपका, ऐसे करके अगर बिहार को देखें तो ये जो साउथ बिहार है, दक्षिणी बिहार, इसका ये हिस्सा और ये वाला हाँ। हिस्सा, ये छोटा नागपुर के हिस्से, यहाँ पठारी हिस्से हैं सारे। गया का पठार गया का जो पहाड़ है किसके हिस्से हैं, वो इसी के हिस्से हैं, छोटा नागपुर के हिस्से हैं। जब भारत बिहार का अलग से ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, तो उसमें देखेंगे सारी चीजें। हम्म। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। जलप्रपात मतलब जैसे आप गया में देखोगे तो, जैसे कौन सा, गया या मुंगेर में कहीं पे है ना, क्या बोलते हैं, भीम बांध, भीम कुंड, कुंड जो बोलते हैं, भीम कुंड हो गया या सीता कुंड हो गया, ये सब गया, ये सब वहाँ पे है। मुंगेर में सीता कुंड है, गया में भी एक आध कुंड है। जो गर्म जलप्रपात होते हैं, कुछ ठंडे जलप्रपात होते हैं। जो गर्म कुंड नहीं होता पानी का, वो हाँ सब, हाँ। या ठंडे कुंड जो होते हैं, तो ये सब जलप्रपात होते हैं। क्योंकि यहाँ नदियां जो है ऊंचाई, सॉरी गलत बोल दिया, जलप्रपात अलग होता है, सॉरी 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 सॉरी। और वही क्योंकि है। यहाँ नदियां ऊंचाई से, एक्चुअली क्या है ना, जैसे पठार है, ठीक है, ये पठार का हिस्सा है, इस पे कोई नदी बह रही थी, ठीक है। तो जब यहाँ गिरेगी तो ये जलप्रपात बनाएगी। जलप्रपात मतलब कि इंग्लिश ही भूल गया इतना, हिंदी पढ़ते पढ़ते। तो ये जलप्रपात बनती है, वाटरफॉल बोलते हैं इसको, सॉरी, वाटरफॉल जो होता है। तो जलप्रपात तो वही झरना होता है ना, हाँ, जहाँ से झरना निकलता है। झरना झर झर
ये पानी का झरना है जहाँ पे गिरता है, निकलता नहीं है, जहाँ गिरता है, गिरता है, हाँ जहाँ गिरता है। गिरता है, तो ये जलप्रपात होता है। यहाँ पे डैम बना के हम पानी से बिजली बना सकते हैं। कई ऐसे जलप्रपात हैं जहाँ पे डैम बना के बिजली बनाया जाता है। ठीक है। जैसे कि भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी है, उस पे एक हुंड्रू डैम है, हुंड्रू जलप्रपात है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग। उसके बाद इस प्रकार जलप्रपातों के कई उदाहरण हैं। आपको जलप्रपात पढ़ने पड़ेंगे जब हम मैप छोटा करेंगे। नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी, हाँ, मतलब ये जो नदी है, तो जहां जहां छोटा नागपुर पठार होगा वहां तक ये नदी होगा, मतलब हर नहीं जी, स्टेट जहां नहीं जहां। नहीं 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 नहीं। आप जब देखोगे, जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट, जैसे ये आपका छोटा नागपुर, सॉरी, ये छोटा नागपुर पठार है पूरा। ठीक है, हम्म। ये मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है। तो कुछ नदियां ऐसे जा रही होंगी और ये ऐसे निकले, सोन नदी ऐसे चली गई। ठीक है, कुछ नदियां ऐसे आ रही हैं काट के हल्का सा, और ये चली गई। मान लीजिए ये दामोदर नदी है। ठीक है, कुछ नदियां यहाँ से चली गई। तो हर जगह नदियां अलग अलग हो गई। यहाँ पे मान लीजिए अलग, अच्छा। उत्तरी कोयल हो गई, यहाँ से दक्षिणी कोयल हो गई, रांची के पास से इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई। तो अलग अलग ऐसे नदियां इस पठार को कहीं ना कहीं से काटती हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी शायद इधर से, दामोदर से पहले से ही निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी इधर है शायद। अच्छा, तो ये जो स्वर्ण रेखा की बात हो रही है, तो हाँ, स्वर्ण रेखा कहाँ कहाँ पे है, कौन स्टेट में? स्वर्ण रेखा अब नदियों में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि अभी फिर ये बुक पीछे हो ठीक है, जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक है, है। तो आपको सिर्फ कुछ जो जो नाम जो जो नाम आ रहे हैं उसको खाली पढ़ते चल जाइए, ताकि बाद में आपको भीड़ ना पूरा इकट्ठे ना पढ़ना पड़े। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो पठार लावा से बनते हैं, जैसे कि जो आपका दक्कन का पठार है वो लावा से बना हुआ है पूरा, या छोटा नागपुर का पठार है वो लावा से बना हुआ है। पहले पुराने लावा निकलता रहा निकलता रहा, और फिर वो फैल के ऐसे गिर दिया। तो ये लावा से बना हुआ है। जैसे आप ऊपर का ये देखेंगे, ये जो सारा हिस्सा है ना, ये वाला, ये ये सब लावा से, ये सब लावा का हिस्सा है। ये बाद में मिट्टी बन जाती है। ठीक है, बहुत साल में मिट्टी बन जाती है। तो लावा से जो पठार बनते हैं, जो पठार बनते हैं उनमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ होती है और खेती के लिए अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए स्थल अच्छे लगते हैं। जैसे रमणीय मतलब जो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप काली मिट्टी का देखोगे अगर, मतलब खेती वगैरह के लिए अच्छा भी है और कुछ हाँ जी, नुकसान भी है। वो हम काली मिट्टी का देखेंगे क्या उसके नुकसान होते हैं। लेकिन जैसे कि आप दक्कन का पठार देखोगे तो ये यहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज्यादा है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा दक्कन के पठार में, इंडिया में। तो यहाँ पे कपास की बहुत खेती होती है। ठीक है, कपास की बहुत काली खेती, मिट्टी के इसीलिए पास। इसको कपासीय मिट्टी भी बोलते हैं, कपासीय मृदा हम्म। भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ कपास की बहुत खेती होती है। तो काली मिट्टी बहुत अच्छी, उपजाऊ ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद मैदान से कल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी टाइम है आप लोगों के पास तो। 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, देख हम्म, लीजिए किसी के पास है तो ठीक। अच्छा हो गया, 7:10 हो गया। 7:10 हो गया ना। हम्म, ठीक है, कल ये से चैप्टर मैदान में कल। कितना रह गया है? ये थोड़ा चैप्टर, ही रह गया है, अरे थोड़ा ज्यादा सा ही नहीं। रह गया है, खत्म कर देते हैं थोड़ा इसको। सा है। हाँ इतना हाँ ज्यादा है हाँ। नहीं, मैदान में कुछ होता नहीं है। मैदान। ठीक है, मैदान क्या होता है? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को, पठार में भी समतल भूमि होती है ऊपर, लेकिन ये क्या है, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से, मतलब समुद्री तल से लगभग 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ठीक है, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई नापी जाए तो 200 मीटर लगभग होगी। जैसे अगर हम देखें बिहार, तो बिहार का जो मैदान है वो लगभग 173 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, समुद्र तल से। काफी मैदान, समुद्र तल कुछ, से ही नापा जाता है तो। हाँ, कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ थोड़े से उबड़ खाबड़ होते हैं, उर्मिल और तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान जो होंगे नदियों और उनकी सहायक नदियों से बनते हैं। जैसे कि आपका जो यूपी और बिहार की जो मैदान है वो किससे बने हैं? गंगा नदी के बने हैं। गंगा नदी से जो मिट्टी काट के लाई थी उसको बिछाती चली गई और वो मैदान बन गया बहुत बड़ा। यहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा टाइप था, लेकिन इसको भर दिया गंगा नदी ने अपनी मिट्टी से, अब ये समतल दिखाई देता है। ठीक है, नदियां पर्वतों के ढालों पर
नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित करती है, मतलब काटती चली जाती हैं। जैसे ये नदी है, ये पहाड़ है, इस पे से अगर नदी यहाँ से बहनी शुरू हुई नीचे की तरफ, तो इसको पीछे की ऐसे काटती चली जाएगी, ठीक है, काटती चली जाएगी। ठीक है ना। तो नदियां क्या करती हैं, पर्वतों को अपर्दित करती हैं, और अपर्दित पदार्थ को कहाँ, मैदान की तरफ आगे ले जाती हैं और बिछा देती हैं उन्हें, जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट, और एक घाटियों में निक्षेपित करती हैं। इन्हीं निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे कि अगर भारत का मैप की बात करें तो जैसे ये आपका गुजरात हो गया, जो भी है, तो यहाँ जो हिस्सा था ना, ये पहले ये जो हिस्सा था पूरा गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा था यहाँ पे। ठीक है। यहाँ छोटा नागपुर था, यहाँ दक्कन था। छोटा नागपुर के बाद क्या था, ये गड्ढा था यहाँ पे बहुत बड़ा, जमीन नीचे थी, धंसी हुई थी। तो यहाँ से नदी आई, और गंगा नदी ने और यमुना नदी, जो भी नदियां आई, यहाँ पे अपनी मिट्टी को बिछाती चली गई। ठीक है। अब क्या हो गया, ये इतना समतल हो गया बिल्कुल। ठीक है। इतनी मिट्टी, कई किलोमीटर नीचे तक मिट्टी है जो बिछाई गई है, तो वो अब समतल हो गया। तो ये मिट्टियां जो अपर्दित जो सामान पदार्थ लाती हैं, उसको निक्षेपित यानी जमा देती हैं, वहां पे छोड़ देती हैं, और मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना, मतलब कि रोड बनाना या ट्रेन के लिए पटरी बिछाना, ये आसान होता है। ठीक है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक, इसलिए मैदानों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है इसीलिए, और उपजाऊ बहुत है। तो ये इसलिए यहाँ पे जनसंख्या, जो सबसे अधिक जनसंख्या होती है मैदानी क्षेत्रों में होती है। तो उपजाऊ भी होता है और परिवहन आना जाना भी आसान हो जाता है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जो हैं एशिया और उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में नदियों द्वारा बड़े मैदान, जैसे चाइना का आप अगर हिस्सा, ये किनारे वाला हिस्सा देखोगे तो नदी से बनाया गया है। भारत का क्या है कि जो भी गंगा का मैदान हो गया या गोदावरी का जो मैदान हो गया यहाँ पे, तो सब नदी द्वारा बनाया गया है। एशिया में स्थित भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन का यांगत्से नदी, चीन में यहाँ यांगत्से नदी है किनारे पे, उसका मैदान जो है प्रमुख है। तो यांगत्से नदी कहाँ है, चीन में है, याद हो गया ना, यांगत्से नदी कहाँ है, चीन में है। चीन में, हाँ। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने के लिए, खेती के लिए यहाँ समतल भूमि मिल जाती है। उपजाऊ मिट्टी भी कारण भी यहाँ खेती भी हो पाती है और काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और देश का क्या है, लगभग पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाता है कभी कभी। स्थल रूप और लोग, स्थल रूपों में विभिन्नता के कारण, स्थल रूपों में काफी विभिन्नता होती है। कहीं पे तो बंजर भूमि है, ठीक है, जैसे आप राजस्थान देखो तो वो भी स्थल है। ठीक है। और अगर हिमालय की चोटी देखो तो वो भी स्थल है, स्थल का ही रूप है, पहाड़ बोलेंगे, ये मैदान बोलेंगे। और जो बिहार का मैदान है वो भी स्थल है। स्थल रूपों में विभिन्नता के कारण मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। यहाँ अलग तरीके से जीवन यापन करेगा, राजस्थान रेगिस्तान में अलग तरीके से करेगा, और मैदानी जो उपजाऊ क्षेत्र है खेती वाले, वहां अलग तरह से करेगा। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र पर जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल हो जाता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में दो चीज आ जाती है, या क्या उपजाऊ है कि नहीं है। अगर उपजाऊ नहीं है तो सरल नहीं होगा। ठीक है। जैसे सहारा का रेगिस्तान हो गया, मैदानी क्षेत्र है लेकिन वो उपजाऊ नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में लगभग फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन भी अलग होते हैं। ठीक है। जो पहाड़ पे रहेंगे उनके थोड़े अलग रहन सहन होगा, जो मैदान में रहेंगे उनका रहन सहन अलग होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देती है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे खतरे को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल और स्थल का उपयोग मिला सकते हैं, इसका पता आप लगाइए। प्राय स्थल का उपयोग हम गलत तरीके से करते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि पर हम क्या करते हैं, खेती वाली, जैसे पटना में अगर आप इधर जाओगे, दानापुर से और आगे की तरफ जाओगे, तो ये सब खेती की जमीन थी जिसको बेचा जा रहा है मकान बनाने के लिए। तो ये गलत उपयोग है। उपजाऊ भूमि पर मकान बना रहे हैं तो फिर खेती कहाँ करेंगे। इसी प्रकार लोग कूड़ा भी इकट्ठा भूमि पर फेंक देते हैं, या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा करते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। उपलब्ध जो भूमि है भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाई ना खाली, और जीव जंतु भी रहते हैं इस पे। हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। आगे हम जैसे हमारे लिए अभी इतना असुरक्षित है, गंगा नदी इतनी प्रदूषित है, आने वाली 10 पीढ़ी के बाद क्या गंगा नदी का और कितना बुरा हाल होगा, तो आप सोच सकते हो।
तो उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इनके प्रश्नों के उत्तर आप संक्षेप में दे सकते हैं। प्रमुख स्थल स्वरूप कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? ऊंचाई का अंतर है, ऊपर के शेप का अंतर है, ये टेबल की तरह होता है। पठार समतल होती सपाट है, ऊंची और समतल होती है। सपाट होता है। इसके कई किनारे हो सकते हैं, पठार के कई किनारे, जैसे कि मान लीजिए ऐसे ऐसे पठार है, ठीक है, ये ऊपर सपाट वाला हिस्सा है, तो इसके कई किनारे हो गए। लेकिन पर्वत के इधर वाला और इधर वाला, पीछे वाला और इधर वाला, 4-5 ही जो कोने होंगे वही होंगे। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो आपने पढ़ा था पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। एक वलित पर्वत, फिर भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी। वलित पर्वत कैसे बनता है? जब मिट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है। और भ्रमशोथ जब कोई पठार कोई हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है या ऊपर उठ जाता है। और ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चल जाता है। बढ़ता है। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? नदी, खनिज, पानी के लिए सबसे उपयोगी है। भारत का हिमालय में इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? भारत, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया हिमालय के कुछ हिस्से के लिए क्यों इतना लड़ रहा है? क्योंकि पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर ये हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा, सिंधु नदी, कई नदियां को जो उद्गम स्थान है यही है, तो ये चला गया तो हम कभी हो सकता है कि ये लोग इस चीज को बंद कर दें। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों द्वारा लाए गई जो अपरदित पदार्थ हैं उससे होता है। नदी या फिर पवन द्वारा। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उपजाऊ बहुत होता है और परिवहन का बना सकते हैं यहाँ पे, रोड, सड़क, या फिर मकान बनाना इजी है, खेती करना इजी है। ठीक है, सही उत्तर बताइए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। पर्वत पठारों से भिन्न है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ऊंचाई, ढाल या अभिमुखता। अभिमुखता क्या होता है? अभिमुखता मतलब कई किनारे। ऊंचाई तो ठीक है, जैसे ऊंचाई भी होती है, जैसे कुछ पर्वत जो है आपके क्या बोलते हैं, तिब्बत के पठार से छोटे भी हैं, उनकी ढाल भी दोनों की तीखी हो सकती है, लेकिन अभिमुखता अलग चीज है। ठीक है, हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों में पाए जाते हैं। दक्कन पठार कहाँ है? दक्कन पठार कहाँ है भारत में? तिब्बत नहीं है, दक्कन 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 है ना। दक्षिण अमेरिका क्या? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। नहीं, चौथा क्वेश्चन नहीं हाँ। दिया और इसका ऑप्शन नहीं दिया, तो भारत है इसका ऑप्शन। और ये पता नहीं क्वेश्चन क्या था चौथा है मेरे पास। क्या क्वेश्चन है? यांगात्से नदी कहाँ हाँ, बहती है? चीन में पड़ा था। ठीक है, यूरोप की एक प्रमुख श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एंडीज। एंडीज कैसे है? ये तो हमारा चिले और पेरू दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अच्छा, अमेरिका हाँ, में है जी। दक्षिण में आ गया। यूरोप रॉकीज कहाँ है? ये उत्तर अमेरिका। रॉकीज। नहीं, ये उत्तरी अमेरिका में है। अरे हम मैप में नहीं ना जाए, इसीलिए हो गया। एल्प्स एल्प्स। आप अगर मेरी रिकॉर्डिंग फिर से पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, रॉकीज मैंने पढ़ाया था। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं एल्प्स कौन सी पर्वतों के उदाहरण है? वलित पर्वत। हाँ, वलित पर्वत के। किन क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है? पठार, मैदानी। अच्छा, सॉरी। पर्वतों का एक क्रम है। क्या पर्वतों का एक क्रम है? श्रृंखला श्रृंखला जो है पर्वतों का क्रम है। कौन से क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका चैप्टर। आज एक दिन में ही लग रहा है, कल हम हमारा देश करेंगे, भारत की कुछ चीज देखेंगे। इंडिया हमारा आ गया। जो भी पढ़ा था, जो मैप वाले हैं आप उनको नोट करते जाइए। हेलो, 1 मिनट।